हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम अपना चाइल्ड साइकोलॉजी में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है दोस्तों लिंक कर रहा है, जैसे कि हमने लास्टली पढ़ा था आइडियलिज्म के बारे में। ये आपके वेस्टर्न फिलोसफिकल स्कूल हैं, तो इसमें 3 फिलॉसफी एजुकेशन की पढ़नी बहुत ज़रूरी है। एक आइडियलिज्म है, और दूसरा है आपका नेचुरलिज्म, और तीसरा है प्रैग्मेटिज्म। इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिसमें से आइडियलिज्म के बारे में यानी कि आदर्शवाद की थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे ये है फिलॉसफी ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में प्राकृतिकवाद का क्या रोल है और किस तरीके से प्राकृतिकवाद के दर्शन शिक्षा से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि सी टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, इन फ्यूचर अपने आप को टीचर के रूप में देखना चाहते हैं, या फिर वो डीएलएड बीएड की स्टूडेंट हैं, तो उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन ये जनरल कॉन्सेप्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजी का हिस्सा है, और ये एजुकेशन से डील करता हुआ है। ये डॉक्ट्रिन है एजुकेशन को लेकर, तो इसके बारे में कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी समझ सकता है। और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि ये जो फिलॉसफी हैं, इनको पढ़ने से पहले आपको पहले की वीडियो देखनी ज़रूरी है। यानी कि खास करके हम जो नेचुरलिज्म पढ़ रहे हैं, ये बहुत बेहतर तरीके से आपको तब समझ में आएगा जब आपने प्रीवियस आइडियलिज्म की थ्योरी पढ़ी हो। हालांकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने आइडियलिज्म पढ़ी होगी तो उनको पता होगा कि वो आदर्शवाद है। वहाँ पर जो विचार थे वो आध्यात्मिक थे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बात हो रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बारे में बात हो रहा है। ये जो नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये आदर्शवाद के यानी आइडियलिज्म के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में आया हुआ है, यानी ये पूरी तरीके से विरोध करता है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो आदर्शवाद का विरोध करने के लिए ही प्राकृतिकवाद यानी कि नेचुरलिज्म सामने आया। तो इसके पूरे कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग कि क्या है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइडियलिज्म का आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ पर जाइए, उसे विजिट कीजिए। और चूंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, आप दोनों को इंडिविजुअल भी पढ़ सकते हैं और दोनों को लिंक करके पढ़ेंगे तो आते हैं नेचुरलिज्म के कॉन्सेप्ट पर। सबसे पहले वर्ड को समझते हैं। नेचुरलिज्म बिल्कुल नाम से मालूम चल रहा है, ये नेचर प्लस इज्म से बना है, यानी प्राकृतिक, और इज्म का मतलब वाद होता है, विचारधारा और थॉट से जुड़ा है, यानी वैसी विचारधारा जो कि प्राकृतिक को बिल्कुल सुप्रीम बताती है। तो ये विचारधारा है आपकी नेचुरलिज्म की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने रूसो की पिक कैच की हुई है। तो रूसो की पिक जो है ये इस बात को बिल्कुल बता रही है कि रूसो कहीं ना कहीं नेचुरलिज्म के बहुत ही बड़े सपोर्टर थे। ये डायरेक्टली बहुत बड़े सपोर्टर थे नेचुरलिज्म के। हालांकि नेचुरलिज्म की शुरुआत रूसो से तो नहीं हुई थी, लेकिन इसको चरम सीमा तक पहुंचाने का काम रूसो ने किया। नेचुरलिज्म से जुड़े हुए 2 और वर्ड आप जान लीजिए। इसे जैसे नाम से मालूम चल रहा है, नेचुरलिज्म यानी प्राकृतिकवाद, इसे भौतिकवाद भी कहा जाता है और इसे पदार्थवाद भी कहा जाता है। नेचुरलिज्म का ये मानना है कि सृष्टि में प्राकृतिक के अलावा किसी और की सत्ता नहीं है, यानी सिर्फ नेचर ही एग्जिस्ट करता है। वो स्पिरिचुअल यूनिवर्स को के एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं। उनका ये मानना है कि स्पिरिचुअल यूनिवर्स यानी कि जो आध्यात्मिक दुनिया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं। ये स्पिरिचुअल यूनिवर्स के जो आइडियाज़ हैं, जो वैल्यू है, यानी आदर्शवाद के जो आइडियाज़ और वैल्यू हैं, इनको ये डिनाई करते हैं। इनका जो ज़्यादा स्ट्रेस है वो जाता है एक्चुअल फैक्ट्स पर। एक्चुअल सिचुएशन क्या है, रियलिटी क्या है, इसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस करते हैं। और इनका ये मानना है कि नेचर ही सब कुछ है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि नेचर ही सब कुछ है। रूसो की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बुक है इमाइल एंड एजुकेशन, इसको बिल्कुल नाम याद करके रखिएगा। इमाइल एंड एजुकेशन पूछी भी जाती है कई बार, एमसीक्यू के क्वेश्चन में आपको पूछ भी सकता है। तो इसमें भी इन्होंने प्राकृतिक को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, और प्राकृतिक को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हुए शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया घोषित की है। तो रूसो ने भी कहा है कि ये जो एजुकेशन है ये एक प्रोसेस है, ये प्राकृतिक प्रोसेस है। तो इस तरीके से बालक की जो जन्मजात शक्तियां हैं या बाहर से जो उसने अर्जित किया हुआ है, ये सब कुछ प्राकृतिक की देन है। और स्पिरिचुअल यूनिवर्स को यानी आध्यात्मिक दुनिया को ये पूरी तरीके से नकारते हैं। सिर्फ रूसो नहीं नकारते हैं, बल्कि जो प्राकृतिकवाद हैं, जो प्राकृतिकविद हैं, वो इस चीज़ को नकारते हैं। अब यहाँ देखिए, बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज अ नेचर। जो प्राकृतिकवाद है
इनका ये कहना है कि हर चीज़ के पीछे प्राकृतिक है। इट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड नेचर। इनका ये भी मानना है कि नेचर से परे अगर कोई भी चीज़ है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो प्राकृतिक में ही एग्जिस्ट करती हैं, प्राकृतिक की वजह से ही एग्जिस्ट करती हैं। तो इनका पूरा का पूरा विकास जो घूम रहा है ये प्राकृतिक के ऊपर ही घूम रहा है। नेचुरलिज्म का जो स्लोगन है वो है फॉलो नेचर, यानी कि प्राकृतिक का अनुसरण करना। यही आपका नेचुरलिज्म यानी प्राकृतिकवाद का स्लोगन है। और साथ ही प्राकृतिकवाद एक ऐसा थॉट है जो कि आदर्शवाद को नकारता है। यानी आप ये भी लिख सकते हैं कि आदर्शवाद को नकारने वाला जो थॉट और विचारधारा है यही आपकी प्राकृतिकवाद है। और जो नेचुरलिस्ट हैं ये एडवोकेसी करते हैं फ्रीडम इन एजुकेशन, यानी कि ये इस बात की वकालत करते हैं, इस बात को स्ट्रेस देते हैं कि शिक्षा में स्वतंत्रता का होना बहुत ज़रूरी है। उनका ये मानना है कि शिक्षा बालक के लिए है, यानी जो एजुकेशन बना है ये बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं बना है। यानी शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं बना है। और प्राकृतिकवाद शिक्षा के वो सारे क्षेत्र, वो सारे उद्देश्य, वो सारे टीचिंग मेथड उन सब के खिलाफ है जो कि बालक के स्वतंत्रता में बाधक है। यानी कि वो सारी चीज़ें जो कि बालक को फ्रीडम नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, वो सारे शिक्षा के टूल्स हो गए, वो सारे मेथड्स हो गए, वो सारे एम हो गए जहां बालक का अवरोध हो रहा है, बालक जहां पर स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर पा रहा है, किसी चीज़ का वो सेल्फ एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहा है, करके नहीं सीख रहा है, इन सारी चीज़ों के ये काफ़ी ज़्यादा विरोधी हैं। प्राकृतिकवाद इस चीज़ का विरोध करते हैं। प्राकृतिकवाद का ये मानना है कि बालक जो है वो करके सीखता है, अनुभवों से सीखता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं द चाइल्ड ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द एजुकेटिव प्रोसेस, यानी शिक्षण की जो विधियाँ हैं यहाँ पर जो केंद्र है वो बालक है। जबकि हमने देखा था कि आदर्शवाद में केंद्र बालक नहीं था, आध्यात्मिकता को ज़रूरत से ज़्यादा एम्फसाइज कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर बालक को शिक्षा का केंद्र माना गया है। द चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू हिज नेचर। बालक का जो स्वभाव है, बालक की प्राकृतिक के अनुसार उसको विकसित करना। एक सीधा और सिंपल लाइन में अगर हम डिफाइन करें तो प्राकृतिकवाद का मतलब है बालक को उसकी प्राकृतिक के अनुसार विकसित करना, उसको स्वतंत्रता प्रदान करना ताकि वो अपने अनुभव से सीख सके, वो करके सीख सके। इसे ही हम प्राकृतिकवाद कहते हैं। वो विचारधारा जो कि आदर्शवाद के विरोध में है, यही प्राकृतिकवाद है। और अगर हम प्राकृतिकवाद के यानी नेचुरलिज्म के सपोर्टर्स के बारे में बात करें तो एरिस्टोटल यानी अरस्तु हो गए, काम्टे हो गए, बेकन हो गए, थॉमस हॉब्स हो गए, रूसो हो गए, कॉमनस हो गया, हैक्सले हो गए, हर्बर्ट हो गए, स्पेंसर हो गए, टैगोर हो गए, टी.एन. नन हो गए। ये सब कुछ ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं और ऐसे दार्शनिक हैं जो कि सपोर्ट करते हैं प्राकृतिकवाद के। हम लोग टैगोर के बारे में ही जानते हैं कि शांति निकेतन जो है पूरी तरीके से प्राकृतिक की गोद को ध्यान में रखते हुए बनाया, प्राकृतिक में स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए बनाया। तो टैगोर जो है बहुत बड़े समर्थक है प्राकृतिकवाद के। हालांकि टैगोर के बारे में मैं बता दूं कि ये आपके एक ऐसे फिलॉसफर हैं जो कि आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म तीनों को ही सपोर्ट करते हैं। तो टैगोर एक कॉमन नाम हमारे पास निकल कर आ रहा है। और बाकी इंपॉर्टेंट में एरिस्टोटल हो गया, कॉम्टे हो गया, बेकन हो गया, रूसो हो गया और टैगोर हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि या तो आप 1-2 नेचुरलिस्ट के नाम बताइए या फिर इनमें से कौन है जो कि प्राकृतिकवाद के सपोर्टर हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम बात करते हैं तो देयर इज़ नो गॉड और स्पिरिट, यानी प्राकृतिकवाद जो है, नेचुरलिस्ट जो है, इनका ये मानना है कि गॉड या कोई स्पिरिट है ही नहीं। देयरफॉर देयर इज़ नो रिलीजन। ये पूरी तरीके से धर्म को नकार रहे हैं, आध्यात्मिकता की दुनिया को नकार रहे हैं। तो बिल्कुल मालूम चल रहा है कि आदर्शवाद जिन आदर्शों पे चल रहा था, जिस धार्मिक दुनिया पे चल रहा था, जिस आध्यात्मिकता को वो केंद्र मानकर चल रहा था, पूरी तरीके से प्राकृतिकवाद इसको डिनाई करते हैं। देयर आर नो हायर और इटर्नल वैल्यूज़, देयर इज़ नो स्पिरिचुअल गोल और आइडियल ऑफ ह्यूमन लाइफ। मैन हिमसेल्फ क्रिएट्स वैल्यू इन इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट इन विच ही इज़ प्लेस्ड। यानी कि
जो प्राकृतिकवाद है उनका ये मानना है कि मानव जो है प्राकृतिक के साथ एक इंटरैक्शन करता है जहाँ पे वो रहता है, और उस इंटरैक्शन से जो वैल्यू क्रिएट होती है, यही वैल्यू जो है ये प्राकृतिकवाद है। ये किसी भी तरीके से हायर या इटर्नल वैल्यू जो कि गॉड स्पिरिट के ऊपर या फिर कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता को स्ट्रेस देता हो, उसको ये पूरी तरीके से डिनाई करते हैं। और अगर अब हम नेचुरलिज्म और एजुकेशन के बारे में बात करें तो आधुनिक शिक्षा का जो बेस है, यानी कि जो वैज्ञानिक अध्ययन है, जो आधुनिक और साइंटिफिक अध्ययन है, इसका जो बेस है वो प्राकृतिकवाद से ही उत्पन्न हुआ। यानी कि जो नेचुरलिज्म है इसने एक बेस, एक फाउंडेशन तैयार किया साइंटिफिक एजुकेशन के लिए, और ये पूरी तरीके से बाल केंद्रित है। यानी कि यहाँ पर जो सेंटर है, जो फोकस है, वो बालक ही है, बाकी चीज़ें बाद में हैं, और बालक को ही ध्यान में रखते हुए उसके डेवलपमेंट के लिए बालक को ही ध्यान में रखा गया है। यानी कि बालक के विकास को, स्वतंत्र विकास को ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया है। और इनका ये मानना है कि बालक की शिक्षा तभी हो सकती है जब बालक शिक्षक और पाठ्यक्रम, यानी जो भी कुरिकुलम है, जो भी उसका सिलेबस है और जो टीचर है, इन सारे बंधनों से मुक्त होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए और बालक अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र रहे। इनका जो एक और टैग लाइन है, एक तो है फॉलो नेचर, यानी कि आप नेचर का अनुकरण करो, नेचर को फॉलो करो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, बालक को अपने किए का फल भोगने दो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बालक को आप उसके किए का फल भोगने दो। यानी अनुशासन के बारे में अगर हम लोग बात करें, डिसिप्लिन के फील्ड में जो प्राकृतिकवाद है, इनका ये मानना है कि जो दमन और दंड वाली, पनिशमेंट वाली नीतियां हैं, इसका ये विरोध करते हैं। इनका मानना है कि अनुशासन की अपेक्षा स्वतंत्रता पर अधिक बल देना चाहिए। यानी कि बालक को जबरन अनुशासन, डिसिप्लिन में रखने से बेहतर है आप उसको स्वतंत्र रहने दो, ताकि वो करके सीखे, अनुभवों से सीखे, और अगर वो गलती कर रहा है तो उसे गलती का फल जो है वो भोगने दो। तो यहाँ पर बात ये आती है, जैसे कि मान लीजिए एक दीपक रखा हुआ है, एक दिया रखा हुआ है, एक बालक गया और उसे पता नहीं है कि दिया को टच करने से वो जल भी सकता है, तो वो जाके दिया के फ्लेम को टच करेगा और टच करने से उसको जलन होगी, वो बर्न होगा। तो इससे बालक स्वयं में सीखेगा कि यहाँ पे दिया है, ये आग है, इससे मुझे दूर रहना चाहिए। यानी कि बालक की इस गलती का जो ये जो करनी है, इस करनी का फल प्राकृतिक उसको स्वयं दे रही है। उसे कोई टीचर बताने नहीं आ रहा है, कि ना ही उसे इंस्ट्रक्ट करने आ रहा है कि तुम जाके जलते हुए दिए को नहीं टच करोगे, अदरवाइज तुम्हारा हैंड जो है ये बर्न हो जाएगा या इरिटेशन तुमको होगी। बालक ये काम कर रहा है, उसने स्वयं सीखा, स्वयं उसने अनुभव किया, और फिर उसने सीख भी लिया कि अगर मैं जलते हुए दिए को टच करता हूँ तो मेरा हाथ जल जाएगा। यानी प्राकृतिक ने उसको पनिशमेंट दे दिया है। तो जो प्राकृतिकवाद है, इनका ये मानना है कि बालक को दंड या फिर पनिशमेंट ना दिया जाए, यानी दंड और दमन वाली जो नीति है, इसका ये विरोध करते हैं। इनका ये मानना है कि बालक को आप स्वतंत्र रहने दो और बालक को उसके किए का फल भोगने दो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेचुरलिज्म इज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यानी प्राकृतिकवाद जो है ये कहीं ना कहीं विरोध करता है, बल्कि सीधे तौर पर जो पारंपरिक शिक्षा है, यानी कि वो शिक्षा व्यवस्था जो कि वैज्ञानिक नहीं है, जो कि आधुनिक नहीं है, उसको ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है, उसको ये बहुत विरोध करता है। जहाँ पर, क्योंकि जो ट्रेडिशनल सिस्टम था एजुकेशन का, वहाँ पर बालक को फ्रीडम नहीं थी, और साथ ही इन नेचुरलिज्म मैक्सिमम फ्रीडम एंड सेंट्रल पोजीशन इज गिवन टू द चाइल्ड। नेचुरलिज्म बालक को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं और शिक्षा का केंद्र जो है वो बालक को मानते हैं। दिस फिलॉसफी बिलीव्स दैट एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चाइल्ड। बालक की जो प्रकृति है उसके अनुसार ही बालक की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात को जो प्राकृतिक वाद है, यानी जो नेचुरलिज्म है, जो नेचुरलिस्ट है, वो इस बात को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। अगर हम नेचुरलिज्म में मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले, चूंकि ये ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग को बहुत अवॉइड करते हैं और यहाँ पर बालक ही केंद्र है, यानी शिक्षा का केंद्र बालक है और बालक को पूरी तरीके से फ्रीडम दिया जा रहा है, और इस वजह से नई नई एजुकेशन टेक्नोलॉजी और मेथड यहाँ पे डेवलप हुई। तो एजुकेशन की फील्ड में एक रेवोल्यूशनरी चेंज ये आपका नेचुरलिज्म की वजह से आया। इसमें है बालक खुद से करके सीखे, अपने एक्सपीरियंस से सीखे, खेल के द्वारा सीखे, और साथ ही साथ जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, डाल्टन मेथड हो गया, और फिर आपका मॉन्टेसरी मेथड हो गया। ये कुछ ऐसे मेथड थे जिनकी मदद से एक बालक खुद से सीख सकता है।
तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रूसो, स्टूडेंट शुड नॉट बी गिवन एनी वर्बल लेसन, रेदर दे शुड बी टॉट एक्सपीरियंस अलोन। रूसो का भी ये मानना है कि भाषण मेथड जो है, यानी कि बच्चों को, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थियों को वर्बल लेसन नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको ऐसी सिचुएशन, ऐसा फ्रीडम प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पर वो खुद चीज़ों को करके सीखें, यानी सेल्फ एक्सपीरियंस वो गेन करें। और इस वजह से बहुत सारे ऐसे टीचिंग मेथड को डेवलप किया गया जहाँ बालक खुद से चीज़ों को कर रहे हैं और सीख रहे हैं। जैसे खेल मेथड है, वो खेल खेल रहे हैं और साथ में उसको लर्न भी कर रहे हैं। उसके बाद से ह्यूरिस्टिक मेथड है, जिसमें वो सेल्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं चीज़ों को। डाल्टन मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, एक्सपेरिमेंट मेथड है। तो ये कुछ ऐसे मेथड है, साथ ही मॉन्टेसरी मेथड है। ये सब प्राकृतिकवाद की देन है। तो ये जो नए नए मेथड्स आए हैं टीचिंग के, बिल्कुल आपको इस चीज़ को लिखना है, मेंशन करना है कि ये पूरे जो न्यूली मेथड हैं, जिसमें बालक खुद से करके लर्न कर रहा है, जहाँ पे बालक को स्वतंत्रता दी जा रही है, ये सारे मेथड नेचुरलिज्म की ही देन है। हालांकि नेचुरलिज्म ने नए नए एजुकेशन मेथड को इन्वॉल्व किया और नए नए एजुकेशन मेथड को इन्वेंट किया, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें बहुत सारी कमियां रह गई थी। यहाँ मेरिट पॉइंट ये है कि शिक्षा को में पहले जो प्राकृतिकवाद जो है, उससे पहले की शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षक केंद्र में रहता था और बालक केंद्र में नहीं रहता था। लेकिन प्राकृतिकवाद में अब बालक केंद्र में आ गया और शिक्षक है वो केंद्र से बाहर चला गया। और शिक्षा में बच्चों की रुचि, उसके रुझान, उसकी क्या योग्यता है, इन सबको ध्यान में रखकर प्राकृतिकवाद ने शिक्षा की व्यवस्था बनाई थी। इन्होंने जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, फिर जो कमर्शियल एजुकेशंस होते हैं, इन सब के ऊपर प्राकृतिकवाद ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया। और आज के एजुकेशन में भी हमें नेचुरलिज्म के मेथड्स देखने को मिलते हैं, हमें नेचुरलिज्म के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ कमियां हैं, जैसे कि ये वन साइडेड साइकोलॉजी के बारे में बात करती हैं। वन साइडेड साइकोलॉजी के बारे में बात इस हिसाब से कि एक बच्चे को सीखना है, कोई भी चीज़ लर्न करना है, तो उसकी लाइफ के बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है और ना ही कोई लक्ष्य है। बालक का जो प्रेजेंट है, यानी कि वर्तमान में जो उसको चाहिए जीवन सुखी बनाने के लिए, सिर्फ उसी पर ध्यान दिया गया है। यानी भावी भविष्य में क्या उद्देश्य होने चाहिए, इस उद्देश्यों का यहाँ पर अभाव है। और साथ ही इन्होंने अनुभव करके सीखना या खुद से करके सीखना, इस चीज़ को स्ट्रेस दिया है। और हर बार, हर समय हम खुद से करके नहीं सीख सकते, यानी कि हर चीज़ का जो एक्सपीरियंस लेना है, यानी हर चीज़ को, हर वो चीज़ जिसको सीखना है या जानना है, उसके लिए खुद एक्सपेरिमेंट करने की या खुद एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जैसे आप देख सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड ऑल द टाइम। डायरेक्ट एक्सपीरियंस हर समय नहीं लिया जा सकता है, हर समय प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। साथ ही जो टीचिंग के मेथड है वो यहाँ पर एक्सपेंसिव है। इसीलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि नए नए एजुकेशन के टूल्स आ गए, नई रेवोल्यूशन हुई शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ ने शिक्षा को एक्सपेंसिव भी बना दिया। और यहाँ पर इट गिव्स नो प्लेस टू द स्पिरिचुअल वैल्यू। स्पिरिचुअल वैल्यू को, यानी कि आध्यात्मिकता को, यानी आध्यात्मिक गुण का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। सिर्फ बालक की जो उपयोगिता है उसी के ऊपर ध्यान दिया गया है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है और आध्यात्मिकता को पूरी तरीके से नकार दिया गया है। जबकि बच्चे में मोरल विकास करने के लिए, मोरल और नैतिकता का डेवलपमेंट करने के लिए हम आइडियलिज्म के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से नहीं नकार सकते हैं। लेकिन प्राकृतिकवाद ने आइडियलिज्म के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से नकार दिया। आइडियलिज्म ने बुक्स को बहुत वैल्यू दी थी, यानी कि जो हमारे वेद पुराण या जो भी हमारे हॉली बुक्स हैं, इनको वहाँ पे महत्व मिला था। लेकिन अगर नेचुरलिज्म के बारे में बात करें तो चूंकि हर चीज़ आपको खुद से करके सीखने वाला बात यहाँ पर आ गया था, तो यहाँ पर बुक्स की वैल्यू कुछ कम हो गई थी। और अगर एक और इम्पॉर्टेंट बारे में बात करें तो प्राकृतिकवाद में बालक को ज़रूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता दे दी गई, यानी कि उनको फ्रीडम जो है बहुत ज़्यादा दे दी गई। और ये फ्रीडम उनके लिए घातक भी साबित हो सकती है। जैसे कि अगर हम लोग, इनका जो कॉन्सेप्ट था कि एजुकेशन के लिए हम लोग किसी भी तरीके से पनिशमेंट को इस्तेमाल नहीं करें और बालक को उसके किए का फल भोगने दें,
तो यहाँ पर अगर ये देखा जाए कि अनुशासन में अगर एक छोटी सी भूल हो जाती है तो बालक को बहुत बड़ी कड़ी सजा मिल सकती है। मान लीजिए बालक खेल रहा है और खेलते खेलते बिजली की कोई बिल्कुल न्यूड वायर वहां पर पड़ी है और बालक जाके उसको छू लेता है। तो अगर बालक उसको छू लेता है तो हो सकता है कि वो झटका खाकर बच जाए, लेकिन अगर बच्चे ने बालक को छू लिया और वो वोल्टेज लगने से बालक के जीवन का अंत हो जाता है, तो यहाँ पर प्राकृतिकवाद को बहुत ज़्यादा क्रिटिज्म किया गया है इस पॉइंट पे, क्योंकि बालक को अपने किए का फल भोगने दो। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है एक बालक के साथ। वो बालक जो कि अभी मासूम है, जो कि अभी लर्निंग स्टेज में है, वो अगर इस तरीके की खेल कूद में गलतियां करते हुए जाके एक न्यूड वायर को टच कर ले या फिर जलते हुए दीपक के पास चला जाए और उससे जो उसको फल मिल रहा है ये बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये कहीं ना कहीं बालक के साथ इनजस्टिस की जा रही है। या तो दिया छूने से उसका हाथ ज़रूरत से ज़्यादा जल सकता है, जिससे उससे स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर अगर वो नंगी तार को जाके छू लेता है तो इससे उसकी जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर बालक को ज़रूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता दे देना और साथ ही साथ डिसिप्लिन के मामले में बालों को पनिशमेंट या किसी तरीके का दंड और दमन की नीति को बिल्कुल भी ना अपनाना, बल्कि उसको उसके किए का फल भोग देना, यहाँ पर भी ये बहुत बड़ा एक डीमेरिट के रूप में उभर कर सामने आया। उसके बाद इसके कुछ और भी जो प्रिंसिपल थे, प्रैक्टिस करो और सीखो। तो ऐसी सिचुएशन हर बार एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, हर बार ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल नहीं बन पाता है कि बालक खुद से चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाए और उसको लर्न कर पाए। तो आई होप दोस्तों कि नेचुरलिज्म का ये कॉन्सेप्ट जो कि आइडियलिज्म के विरोध में एक तरीके से आया था, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों मेरे लेक्चर की पीडीएफ स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरा लेक्चर शुरू से लास्ट तक सुनना है। नोट्स आपको अवेलेबल करा रही हूँ। अगर आप सेल्फ नोट्स बनाना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं अलग से बोलती रहती हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज पूरा का पूरा नोट्स आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल है। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट